नाम डॉक्टर संदीप बब्बर है। मैं एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ रिवाइव स्किन क्लिनिक फरीदाबाद और एसएसबी हॉस्पिटल में एचओडी हूँ। और आज हम बात करेंगे सोरियासिस के बारे में और काफ़ी मिथ्स ब्रेक करेंगे कि सोरियासिस होता क्या है, इसका क्या ट्रीटमेंट करेक्ट है और कैसे बहुत सारे लोग इसको क्लेम करते हैं कि जड़ से ठीक कर देंगे, बट ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कॉजेज़ हैं सोरियासिस के। सोरियासिस के जो मेन कॉज है वो है जेनेटिक कॉज। तो जेनेटिक, अगर एक पेरेंट को या दोनों पेरेंट को सोरियासिस है तो बच्चे के होने के चांसेस लगभग अराउंड 15 to 20% होते हैं। एक पेरेंट को होता है तो लगभग 12 से 13%, और अगर दोनों पेरेंट्स को होता है तो लगभग 23 से 30% तक होता है। दूसरा, इसकी एपिडेमियोलॉजी मतलब कितने परसेंट पॉपुलेशन को सोरियासिस है, तो वो लगभग 2% पॉपुलेशन को सोरियासिस है। तीसरा, इसका जो कॉज होता है वो होता है कि ड्रग इंड्यूस सोरियासिस। जैसे अगर आप कोई स्टेरॉइड लिया, आपने जल्दी से छोड़ दिया, अगर आपने कोई एंटी मलेरियल ड्रग लिया, उसके बाद काफ़ी पेशेंट्स को हो जाता है। पेन किलर लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा पेशेंट को हो जाता है। लिथियम एक एंटी साइकोटिक ड्रग है, उसके बाद हो जाता है। तो एक वो रीज़न होता है। कई बार कुछ इन्फेक्शंस के कारण भी सोरियासिस हो जाता है, जैसे एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर कोई भी माइनर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो एक सोरियासिस में ट्रिगर कर सकता है। तीसरा, इसके अलावा अगर आपको कोई इंजरी हो जाए, इंजरी के बाद भी सोरियासिस डेवलप हो सकता है। और चौथा, आपका लाइफस्टाइल, स्ट्रेस है ना, कैसा आपका स्मोकिंग, अल्कोहल, स्लीपिंग पैटर्न, ईटिंग हैबिट्स कैसे आपका है। तो इससे ये सारे इसके लगभग यही सारे रीजंस जो हमें अब तक समझ पाए हैं सोरियासिस के बारे में। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्या ट्रिगर्स हैं सोरियासिस के। सोरियासिस का जो मेन ट्रिगर होता है वो होता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उससे ट्रिगर हो जाता है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं उससे ट्रिगर हो जाता है। अगर आपका वजन ज़्यादा है और आपको सोरियासिस है तो भी वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट है। और अगर आप ट्रीटमेंट इरेगुलर ले रहे हैं, कई बार उससे भी ट्रिगर हो जाता है। और कई बार कभी जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं सोरियासिस ठीक करने के लिए, वो अभी किसी केस में जैसे स्टेरॉइड दे देते हैं या कोई ऐसी दवाई दे देते हैं, पेन किलर वगैरह दे देते हैं, तो कई बार उनसे भी सोरियासिस ट्रिगर हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्या इसके एसोसिएटेड कंडीशंस हैं और क्या इसकी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। एसोसिएटेड कंडीशंस बेसिकली, अगर आपको सोरियासिस है तो आपको सोरियाटिक आर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते हो। सोरियाटिक आर्थराइटिस में बेसिकली आपका जो सोरियासिस है आपके बोन्स और आपके जोड़ों और जॉइंट्स तक पहुँच जाता है और आपको जॉइंट पेन और इन्फ्लेमेशन वहाँ स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए यही एडवाइस रहेगी आपके लिए कि आप जल्दी एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। सेकेंड कोमॉर्बिडिटी, अगर आप मोटे हैं और अगर आपको सोरियासिस है तो आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जैसे आपको हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, है ना, डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आपको सोरियासिस है तो आपको अपना जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब ज़्यादा कैलोरी वाली डाइट है ना, मैदा, चीनी, तेल, इन चीज़ों को कम खाना चाहिए और वेट कम रखना चाहिए। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अगर आपको सोरियासिस है और आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, आप एक स्किन के डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते, तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी इस डिजीज़ में देखा गया है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में बेसिकली आपका जो सोरियाटिक आर्थराइटिस है, अगर वो ऐसे कंडीशन में पहुंच जाते हैं जिसमें पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है काफ़ी ख़राब हो जाती है, आपको इन्फ्लेमेशन, जोड़ों में दर्द और सूजन वगैरह, ये आपके बेसिकली जो बड़े जॉइंट्स हैं उस अपनी बॉडी के, उसमें आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा डिप्रेशन, काफ़ी लोग जिनको सोरियासिस है वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है इसका। और इसके अलावा अगर आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी किया कि अगर आप मोटापा है तो आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपको सोरियासिस है तो कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कैसे आप इसको प्रोसीड करना चाहिए। अगर आपको सोरियासिस है और अगर आपका जीपी इसको नहीं जान पा रहा है तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम जो 6 हफ्ते से ज़्यादा है आपकी स्किन पे है और आपका जीपी ठीक नहीं कर पा रहा है, आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। डर्मेटोलॉजिस्ट अगर आप जाएंगे तो आप क्लिनिकली भी डायग्नोज कर सकता है, उसको कुछ टेस्ट होते हैं वो क्लिनिकली डायग्नोज कर सकता है, या फिर एक स्किन बायोप्सी लेगा और स्किन बायोप्सी से कंफर्म करेगा कि आपको सोरियासिस है कि नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर आपको सोरियासिस है तो आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए। तो डाइट यूजुअली आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट लेनी चाहिए। तला हुआ, मीठा, स्पाइसी और मैदा, ये सब चीज़ें आपको कम लेनी चाहिए। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना, और ज़्यादातर प्रोटीन रिच डाइट आपको ज़्यादा लेनी चाहिए। और नॉन वेजिटेरियंस को रेड मीट अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको खाना है तो आप फ़िश खा सकते हैं, फ़िश में ओमेगा 3 होता है, वो सोरियासिस के लिए बहुत अच्छा है।
इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस में अगर जैसे डाइट हो गई, इसके अलावा आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए ताकि आपका वेट ना बढ़े। क्लोथिंग आपकी बिल्कुल खुली होनी चाहिए स्पेशली, और पर्टिकुलरली अगर आप कॉटन पहनेंगे तो आपको बेटर रहेगा। और इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल से आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि ये दोनों ट्रिगर्स हैं। और कोई भी दवाई बिना अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को मिले नहीं खानी चाहिए आपको। अब आपको कंसल्ट करना चाहिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट, क्या मैं ये दवाई खा सकता हूँ या नहीं खा सकता। और दूसरी बात, आपको अपना ध्यान देना है कि आपको कहीं चोट ना लगे, कहीं इंजरी ना हो। जहाँ भी आपको इंजरी होगी वहाँ पे सोरियासिस हो सकता है। अब हम बात करेंगे सोरियासिस के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपका बॉडी सरफेस 20% से कम है सोरियासिस में, तो हम टॉपिकली और कुछ एंटीहिस्टामिन्स और कुछ इमोलिएंट्स जो मॉइस्चराइज़र होते हैं और कुछ सप्लीमेंट्स लाइक जैसे विटामिन डी, विटामिन ई से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर 20% से ज़्यादा सोरियासिस आपकी बॉडी पे है तो इसमें हमें सिस्टमिक ड्रग्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिसको इम्यूनोसप्रेसेंट्स या इम्यूनोमोड्यूलेटर्स बोले जाता है। इम्यूनोमोड्यूलेटर्स बेसिकली आपका एक जैसे साइक्लोस्पोरिन, मीथोट्रेक्सेट है ना, ये काफ़ी अच्छे से यूज़ किए जाते हैं। और भी इम्यूनोमोड्यूलेटर्स हैं, बट साइक्लोस्पोरिन, मीथोट्रेक्सेट मेनस्टे हैं और मैं अपनी प्रैक्टिस में यही यूज़ करता हूँ, प्रेफर करता हूँ यूज़ करना। और क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको दिखते हैं, और सबके अभी भी जो भी इम्यूनोमोड्यूलेटर्स हैं वो ग्रे एरिया में हैं। बट इम्यूनोमोड्यूलेटर्स का लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होता है, आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है, लिवर टॉक्सिक होते हैं, आपके किडनी पे इफेक्ट कर सकते हैं। बट दो वो रीजनेबली कॉस्ट करते हैं और आपको कंट्रोल कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म सेफ्टी के ऊपर हमेशा डाउट रहता है पेशेंट के। तो लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट आया है उसको वो बायोलॉजिकल्स होते हैं। बायोलॉजिकल्स को अगर आप सिंपल भाषा में समझाऊं तो जैसे इम्यूनोमोड्यूलेटर्स में कोलेटरल डैमेज होता है देने में, वैसे बायोलॉजिकल्स में कोई भी कोलेटरल डैमेज आपको नहीं होता है। काफ़ी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है, जो चीज़ जो भी आपको जो भी एटियोलॉजी होती है जो उसी पे स्पेसिफिकली काम करते हैं, और ज़्यादा इम्यूनोसप्रेशन नहीं मिलता और लॉन्ग टर्म सेफ्टी भी होती है। मैं जो अपनी प्रैक्टिस में बायोलॉजिकल यूज़ करता हूँ उसका नाम है सेकुकिनुमैब। ये इंटरल्यूकिन 17 को सप्रेस करता है। मैं लास्ट 4-5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है कुछ पेशेंट्स को, बट ओवरऑल जो उसका ट्रीटमेंट है काफ़ी अच्छा है और साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम है और क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट्स की काफ़ी अच्छी है। और काफ़ी पेशेंट्स मेरे जो मैं जिनको इम्यूनोमोड्यूलेटर्स पे शिफ्ट करके बायोलॉजिकल्स पे लाए हैं वो काफ़ी खुश हैं इससे, और ओवरऑल ट्रीटमेंट सेटिस्फेक्शन काफ़ी बेटर है। सेकुकिनुमैब का बेसिकली फर्स्ट एक लोडिंग डोज रहता है जिसमें 5 हफ्ते आपको हर हफ्ते 2 इंजेक्शन लगते हैं 300 mg के। उसके बाद 6 महीने तक आपको हर महीने 1 इंजेक्शन लगता है 300 mg, 2 इंजेक्शन सॉरी। तो ये रेगुलर चलता रहता है। उसके बाद काफ़ी प्रोटोकॉल्स इंडिया में काफ़ी डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिपेंडिंग हाउ पेशेंट इज़ अफोर्डिंग और कैसा उसका डिजीज़ एक्टिविटी है, और उसके साथ अगर हमने कोई इम्यूनोसप्रेसेंट यूज़ करना है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यूजली एप्रेमिलास के साथ कॉम्बाइन करता हूँ अपना ट्रीटमेंट सेकुकिनुमैब का, और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म सेफ्टी अभी भी मतलब काफ़ी स्टडीज़ बची हैं जिसके लॉन्ग टर्म स्टडीज़ के बारे में जिसको हम ज़्यादा उस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे, बट ओवरऑल पेशेंट्स काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, हम भी सिक्योर हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरी सजेशन आपको यही रहेगी कि अगर आपको सोरियासिस है तो अपने एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए और पता करिए कि आपको क्या एग्जैक्टली उसकी डिज़ीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, ठीक है। काफ़ी लोग आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो क्लेम करते हैं कि जड़ से ठीक कर सकते हैं इस डिज़ीज़ को। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ इंडिया में नहीं किसी भी देश में नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको बायोलॉजिकल्स के बारे में पता करना है अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपको अच्छे से इस बारे में एक्सप्लेन कर पाएंगे।